एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है बैंकिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इसके अंदर हम जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ना, CRR, SLR, इन सब ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप +2 क्लास के बच्चे हैं, इवन आप BCom क्लास के बच्चे, क्योंकि BCom के अंदर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आता है ये टॉपिक बैंकिंग का, ठीक है। MCom के अंदर भी आता है बेटे ये, ठीक है। BBA के अंदर भी आता है और MBA के अंदर भी। ये जितनी भी स्ट्रीम मैंने लिखी है, इन स्ट्रीम के अलावा जितनी भी कॉमर्स की स्ट्रीम है, वहाँ पर ये बैंकिंग का चैप्टर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं क्या होता है बैंकिंग, क्या इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का ये यूज़ करके अपने मार्केट के अंदर, अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। उन सभी टॉपिक्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए हमने नोट्स तैयार किए हुए हैं। इन नोट्स की हेल्प से और विद एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलो, सबको पता है, पता कुछ नहीं है तुम्हें, तभी मैं समझा रही हूँ, ठीक है। आप सभी का बैंक के अंदर अकाउंट है, ये आपका बैंक है। किसी का अकाउंट SBI के अंदर होगा, किसी बच्चे का अकाउंट ICICI के बैंक के अंदर होगा, ठीक है। किसी का पंजाब नेशनल PNB के अंदर होगा। अगर किसी बच्चे का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पेरेंट्स के साथ रिलेट करना। आपके पेरेंट्स का अकाउंट हर कोई ना कोई बैंक में तो ज़रूर होगा, क्योंकि आप बैंक पर्सन क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा, दैट मीन्स सेविंग का पार्ट क्या करते हैं, वो कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं बेटा वो बैंक में। क्यों? बैंक वाले इस डिपॉजिट अमाउंट पे क्या देंगे, वो इस पर्सन को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। समझ पा रहे हैं? एक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके देखो, घर में रखा पैसा कभी भी ना तो डबल होता, ना उसके ऊपर इंटरेस्ट देती गवर्नमेंट, कभी भी नहीं देती है जो आपके घर में रखा हुआ पैसा। तो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बैंकों में जमा करवाते हैं, क्योंकि बैंक क्या करता है, उस पैसे के ऊपर हमें क्या देता है, फिर इंटरेस्ट देता है, जो कि इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एक तरह से इनकम हो रही है किसकी, इस मिस्टर X की। हमारे एग्जाम्पल में या तो मिस्टर X होता है, या फिर हमारे पास टीकू पर्सन होता है, टीकू, मीकू एंड पीकू। बिजनेस स्टडी के अंदर हमने तीनों का एग्जाम्पल लिया था। आप किसी अपने आप को खुद रखिए कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, क्या आप पैसे दे दोगे, कुछ ना कुछ तो उससे रिटर्न लोगे। रिटर्न का फॉर्म दैट मीन्स आप उसको अपनी मनी यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो बदले में आप क्या लेंगे, मनी भी लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी लेंगे, प्लस में आप उससे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो इंटरेस्ट है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जब इसको पेमेंट करनी है, बैंक को पेमेंट करनी है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा है। बट मिस्टर X के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्या है, इसकी इनकम है। समझ में आ रहा है? तो एक बात आपको दिखाई दे रही है कि बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करती है, पैसे को डिपॉजिट करती है। दूसरा केस लेके चलते हैं कि मान लो, ये तो चलो हो गया, ये तो है डिपॉजिट का, यहाँ पे है इंडस्ट्री, ठीक है, ये क्या है, इंडस्ट्री। इसका भी इस बैंक के अंदर क्या है, अकाउंट है। इसको पड़ी है पैसे की रिक्वायरमेंट, इसको नीड है पैसों की, तो ये क्या करेगा, कंपनी बैंक के पास जाएगा, ये जो हमारा बैंक है, इस बैंक के पास जाएगा, ये कहेगा कि मेरी डिमांड को पूरा करो। दैट मीन्स जितना ये पैसा लेना चाहेगा, एज ए लोन कहेंगे कि इन्होंने क्या लिया है, लोन लिया है। लोन लेगा तो बदले में क्या बैंक क्या एक्सपेक्ट करेगा, क्या बैंक भी ऐसे अपने पैसे को दे देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि इट्स नॉर्मल। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद इंटरेस्ट मिला है, तो बैंक किसी को जब लोन देगा तो वो उस पर्सन से इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि आप बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अभी बात यहाँ पर दो है बेटे, कन्फ्यूज़न नहीं होना। अगर इसका खुद का पैसा है तो वो एज इट इज़ विड्रॉ कर सकता है। अगर इसका खुद का पैसा नहीं है, एक्स्ट्रा मनी ले रहा है, लोन ले रहा है या फिर ओवरड्राफ्ट कर रहा है, तो उस केस के अंदर बैंक इससे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या है, अब बैंक के लिए वो क्या है, इनकम है, क्योंकि अब बैंक क्या कर रहा है, इस इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, जब भी कभी पर्सन सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक में डिपॉजिट करवाता है, बैंक आएगा, सॉरी एक सेकेंड,
बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, बैंक आगे जाके क्या कर सकता है, इंडस्ट्री को लोन दे सकता है। इसमें तो बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की, और यहाँ पे बैंक इससे रिसीव करेगा इंटरेस्ट की, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब भी बैंक, नॉर्मल सी बात है, ये मैं कहूँ ये आपका बैंक है, आप खुद बैंक को चलाते हो, आपको जब किसी की पेमेंट करनी होती है तो आप हमेशा क्या रखेंगे, रेट को लो रखेंगे एज़ कम्पेयर टू जब आपको इंटरेस्ट की रिसीवमेंट करनी है। अब यहाँ पे बैंक को पेमेंट करनी पड़ रही थी इस पर्सन को, तो नॉर्मल सी बात है, जो मिस्टर एक्स है, मैं कह रही हूँ कि मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट करवाए हैं 10,000 रुपये, और 10,000 के ऊपर इसको इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर एक्स को 5% रुपये, ठीक है। और यही बैंक से इंडस्ट्री ने लोन लिया है कितने का, मान लो 1 लाख रुपए का। चलिए इसको भी हम 10,000 रुपये लेके चलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो गया कलर को, चल गया, चलो इसको भी हम क्या लेके चल रहे हैं, 10,000 को। बैंक ने क्या किया, लोन तो दे दिया 10,000 का, पर इंटरेस्ट कितना लिया, 7%। अब यहाँ पर देखो, बैंक को कितने की पेमेंट करनी पड़ रही है, मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी पड़ेगी इनको 500 रुपये की, बट बैंक रिसीव कितने करेगा इंटरेस्ट, 700 रुपये। तो इनके जो बीच का जो डिफरेंस है बेटा जी, वो क्या है, बैंक की इनकम है, कितने रुपए, 200 रुपये। वो किसकी इनकम है, बैंक की। अब बैंक की इनकम क्यों हुई, क्योंकि बैंक एज ए क्या रोल प्ले कर रहा है, इंटरमीडिएरी का रोल अदा कर रहा है। दैट मीन्स एक बिचौलिए का काम कर रहा है, पैसा इधर से उधर लेके आए, उधर से लोन प्रोवाइड कर दिया। तो मैं अब यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, मतलब अपने पास डिपॉजिट कर लेता है, कहाँ से, पब्लिक से, एंड साथ में क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, किसको, इंडस्ट्री को एंड द कॉमर्स सेक्टर एरिया को, ठीक है। अब जिसकी अमाउंट को डिपॉजिट करेगा बैंक को यहाँ पे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, और जिससे लोन दे रहा है वहाँ से इंटरेस्ट की रिसीवमेंट होगी, मीन्स की जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, रिसीव होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बैंक की क्या होगी, इनकम होगी, क्योंकि वो एज ए इंटरमीडिएटरी रोल अदा कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि हेल्प इन द फ्लो ऑफ द मनी इन इकोनॉमिक बाय प्रोवाइडिंग द डिपॉजिट एंड द क्रेडिट फैसिलिटी। क्योंकि ये बैंक किस तरह का रोल अदा कर रहा है कि फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, मनी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एक जगह स्थिर होकर नहीं हो रही, वो मोबिलिटी हो रही है मनी की, पैसा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन को प्रोवाइड करना, एज ए मनी की मूवमेंट करवाना। तो ये एक तरह से कमर्शियल बैंक का रोल होता है। ये एक क्या आप इसको हम क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्यों, क्योंकि ये पैसे से लेन देन जितने भी हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखता है और उसके हिसाब से उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। दैट्स अ रीज़न कि हम कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है। विद एग्जाम्पल अगर आपका आ जाए तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपने जो कमर्शियल बैंक है किसके अंडर काम करते हैं। जैसे कि हर एक पर्सन किसी ना किसी के अंडर जरूर काम करता है। एज ए टीचर, जैसे कि मेरे भी HOD हैं, मेरे भी प्रिंसिपल हैं, मेरे भी डायरेक्टर सर हैं, है ना। अब मैं एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर, मेरे ऊपर भी किसी का रोल अदा हो रहा है जो मुझे लीड कर रहा है कि मैम ऐसे करना है, काम इस तरीके से करना है, ऐसे तरीके से करना है ना। तो इसी तरह से कमर्शियल बैंक के ऊपर भी एक लीडिंग पॉइंट होता है जिसका नाम क्या है, RBI। RBI को क्या कहेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आप इसके नाम से समझ पा रहे हो। रिजर्व का मतलब क्या है, हम अकाउंट में पढ़ते हैं, ऐसा पॉइंट जहां पर हम क्या करते हैं, पैसे को कलेक्ट करते हैं। बैंक आपको पता लगे एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारत का ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सारे पूरे कंट्री के रिजर्व को, पूरे कंट्री का रिजर्व वहाँ पे संभाल कर रखा जाता है।
ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हम क्या कहेंगे, अपेक्स बॉडी ऑफ कमर्शियल बैंक या फिर अपेक्स बॉडी ऑफ द ऑल द बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक को आगे दो पार्ट्स में बाइफर्केट किया गया बेटा जी। कौन कौन से में, पब्लिक सेक्टर बैंक होता है और एक आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है। अब बहुत से बच्चों ने सुना होगा HDFC है, ICI बैंक है, ये कैसे बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर। SBI कौन सा बैंक है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, ठीक है, जिसे हम पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। अब ये RBI का रोल क्या होता है, RBI का मतलब क्या होता है, अपेक्स बॉडी है जो सभी बैंकों के ऊपर आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये पापा जी हैं, इसको मैं ऐसे बताती हूँ क्योंकि आपकी फैमिली का ट्री बनाते हैं। चलो, ये हैं दादाजी, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं पापा जी, देन उसके बाद आ जाते हैं ब्रदर, ठीक है। क्या ये ऐसे पीढ़ी चलती है अपने घर में भी? तो जो लीडिंग पॉइंट है वो कौन है, दादाजी हैं। देन उसके रोल को फॉलो कौन करेगा, पापा जी। देन पापा जी के रूल को फॉलो कौन करेगा, भैया जी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो RBI क्या है, सबसे ऊपर पॉइंट है, नीचे क्या है, कमर्शियल बैंक है। मान लीजिए पापा जी के दो बच्चे हैं, जिन दो भाई हैं ये, ठीक है, इनके दो बेटे हैं, तो ये क्या होगा, ये हो गया कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को फिर आगे बाइफर्केट कर दिया, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है और एक आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है। समझ में आ गया, बस यही है, कुछ नहीं है। अब ये देखो RBI के रोल के बारे में बात कर रहे हैं। अब दादाजी का क्या रोल होगा, घर में जितनी भी रूल्स बनाएंगे वो बनाएंगे, कंट्रोल क्या होगा, इनका होगा। समझ पा रहे हैं, मीन्स कि जितनी भी ऑपरेशन एक्टिविटी होगी वो सभी कौन डिसाइड करेंगे, आपके दादाजी करेंगे। जितने भी रेगुलेशंस होंगे, रूल होंगे, ये सारे के सारे कौन डिसाइड करेगा, RBI डिसाइड करेगा, दादाजी डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। अब मैं जब दादाजी कहूँ या RBI कहूँ तो सबसे पहले बात मान लेना कि जो टॉप लेवल की बात की जा रही है, टॉप लेवल के पॉइंट की बात की जा रही है, जो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा है इन पॉइंट ऑफ फिनांस। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी RBI की क्या क्या ड्यूटी रहने वाली है, RBI की बच्चे जी ड्यूटी रहने वाली है, वो कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा, रेगुलेट करेगा, डायरेक्ट करेगा उन एंट्रीज को, बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर को जो कंट्रीज के अंदर हो रही है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि फंक्शन ऑफ RBI, क्या क्या काम करता है RBI। अब मैं ये कह रही हूँ कि RBI टॉप लेवल की पॉइंट है, कंट्रोल करती है, ऑपरेशन करती है, डायरेक्ट करती है कि सारा काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। तो सबसे पहले काम क्या है कि बैंक ऑफ इशूइंग नोट। अब आपको पता है, देखो 100 रुपये का नोट आता है, 10 रुपये का भी आता है, 20 रुपये का भी आता है, 50 रुपये का भी आता है, इतने सारे नोट आते हैं, है ना, 500 का भी आता है। तो ये सारे नोट क्या हैं, कौन इशू करते हैं, RBI इशू करते हैं। केवल RBI क्यों इशू करता है ये भी बताऊंगी मैं, 2 मिनट का टाइम दो। देखो जो नोट होते हैं वो RBI इशू करेगा। कौन सी ऐसी नोट है, जो कौन सी ऐसी करेंसी है इंडिया की जो RBI इशू नहीं करता। पहली बात तो क्या है, 1 रुपये का, 1 रुपये के नोट जो होते हैं और जितने भी कॉइन्स होते हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे नोट कौन इशू करता है, RBI करता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 1 रुपये का और कॉइन्स जो होते हैं वो कौन इशू करते हैं, वो इशू करते हैं बेटा जी मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इशू करते हैं। इसके ऊपर लगा लीजिए डबल स्टार, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यही RBI ही क्यों इशू करते हैं। अब देखो घर में जो होता है, एग्जाम्पल के तौर पर एक काम है, ठीक है, और उसको करने के लिए मैं कह दूँ 3 पर्सन है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि राम सीता की पर्ची बनानी, गेम खेलते थे ना पहले, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान की, ऐसे कोई 16 पर्ची धप खेलते थे ना वो बचपन में, ठीक है। अब अगर मैं तीनों को अलग अलग पर्ची बनाने के लिए दूँ 16 की 16, ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते, छोटा कर लेते हैं, कप प्लेट वाला, ताजमहल वाला, है ना, 4 पर्ची बना लेते। इन तीनों को मैं 4-4 पर्ची बनाने के लिए कहूँ, सबकी पर्ची की शेप अलग अलग होगी, किसी की बड़ी हो सकती है, किसी की बिल्कुल प्रॉपर शेप में होगी, किसी की बिल्कुल ही छोटी होगी। अगर
किसी की अगर सबकी सिंपल भी है तो फोल्ड करने का तरीका अलग मिलेगा, किसी की बड़ी फोल्ड होगी, किसी की छोटी फोल्ड होगी। कहने का मतलब इक्वालिटी नहीं होगी, समझ पा रहे हो, इक्वालिटी नहीं होगी। कोई निशानी भी कर सकता है कि हाँ 16 पर्ची धप में मैं जीतने के लिए मैं क्या करूँ, राजा बन जाऊँ, ऐसा कुछ होता है ना। तो इसी वजह से जो नोट छापने का जो जिम्मा है केवल आरबीआई को ही दिया। फर्स्ट रीज़न क्या है कि लीड टू यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि एक जैसी एक तरलता नजर आए। सिमिलरिटी इन द नोट स्ट्रक्चर एंड आल्सो रिड्यूस द फ्रॉड को कम किया जाए, स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लुएंसिंग द चेक ऑफ द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की जो चेकिंग की जानी किसके हैंड में होती है, आरबीआई के हैंड में होती है। अगर उसको प्रॉपर पता हुआ कि मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, उसी के हिसाब से फिर सप्लाई करेगा। याद रखना, जब इसमें जो बैंकिंग वाले चैप्टर में है क्या है, अगर आपकी मार्केट में डिमांड नहीं है तो वहाँ पर सप्लाई भी क्या होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी हम आगे इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, क्यों आरबीआई को दिया जाता है, इंश्योर द पब्लिक फेथ, पब्लिक का विश्वास बना रहे। अब आपको पता है जाली नोट भी बहुत सारे चले हुए हैं, मीन्स की नकली नोट जो है, आपको जो असली वाला नोट है वो भी ऐसे सेम एज इट इज नजर आएगा, जो नकली वाला नोट है वो भी एज इट इज सेम नजर आएगा, है ना। पीछे बहुत धोखाधड़ी हुई थी। तो यहाँ पर तो क्या किया जा रहा है, जो पब्लिक का फेथ बनाए रखने के लिए कि नोट केवल एक ही अथॉरिटी इशू करती है, दैट्स अ रीज़न कि वहाँ पर आरबीआई को ही जिम्मा सौंपा गया है। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द मनी। मनी की जो वैल्यू को स्टेबल करने के लिए, मनी की वैल्यू को स्टेबल मीन्स की स्थिर रखने के लिए इंटरनल लेवल पे भी और एक्सटर्नल लेवल पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को ही जिम्मा सौंपना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल लेवल की बात की जाए, ऑल द बैंक इन इंडिया इज कंट्रोल बाय इट। सारे के सारे बैंक किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, आरबीआई के द्वारा। जो भी आरबीआई करेंसी इशू कर देगी वो सभी बैंकों में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एक्सटर्नल की बात की जाए तो फॉरेक्स की बात की जाती है, फॉरेन कस्टडी की बात की जाती है कि बाहर वाली कंट्री से जो हमारे कंट्री के अंदर जो पैसा आता है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के हिसाब से कितना होना चाहिए। ये हमने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पढ़ा था कि जैसे कि हमने इसके अंदर एग्जाम्पल लिया था कि अगर हमें $1 लेना है तो हमें भारत का 83 रुपये देना पड़ेगा। ये जो 83 रुपये डिसाइड हुआ है वो कैसे हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर वे से मनी की वैल्यू ही हमारी डिसाइड हो गई। समझ में आ गया। चलो मैं डीपली इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपके जब असाइनमेंट्स होंगे, बाहर से पर्सन जब आपका टेस्ट लेने आएंगे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए हर एक शब्द की, हर एक कंसेप्ट की, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक तरह से गवर्नमेंट के रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो करेंसी इशू के बारे में बात की थी, अब गवर्नमेंट के रिगार्डिंग भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों गवर्नमेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखो गवर्नमेंट को हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है ना, पर्सन को पैसे भी चाहिए होते हैं, ठीक है। जब भी उसको फिनेंस की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट को, वो भी क्या करेगी, आरबीआई के पास जाएगी। तो सबसे पहला फिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई इसको हेल्प करती है। दूसरी बात, एज ए एजेंट आरबीआई क्या करता है, रोल अदा करता है, क्योंकि जो पब्लिक से उठाया हुआ पैसा है वो गवर्नमेंट को भी दे सकती है जब विपत्ति आती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि कोई भी हमें पॉलिसी बनानी है मार्केट के अंदर, वो हम बना सकते हैं। अब गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाती है बेटा जी, फिस्कल समझाया था, ये भी फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, क्योंकि आरबीआई कौन सी पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। और कौन सी पॉलिसी बनाती है, एक्सपोर्ट एग्जिम पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है, राइट। ये कब बनेगी, फिस्कल में क्या होता है कि कितना राजकोषीय क्या है, अपनी इनकम कितनी है और अपने खर्चे कितने हैं, उनको मेंटेन किया जाता है। अगर वो मेंटेन नहीं है, मैं कह रही हूँ कि हमारी इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा है, तो दैट मीन्स आरबीआई से उसे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेरी लोन लेना पड़ेगा, टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पैसे की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो आरबीआई है गवर्नमेंट की मदद भी करता है, तीनों तरीके से करेगा, चाहे वो कोई कैसी भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, कैसी भी गवर्नमेंट है, सबके लिए ये हेल्प प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले बैंकर क्या है, एक तरह से एक मनी को एक्सेप्ट करता है, मनी की पेमेंट करता है, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, बाहर से सामान आएगा हमारे देश में तो पहले गवर्नमेंट की भी तो परमिशन होनी चाहिए ना। परमिशन मिल गई तो जो पैसा आपको पेमेंट में, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी,
पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी, पेमेंट रिसीव होगी, एक्सेप्ट द रिसिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एज अ एजेंट। एजेंट के तौर पर कैसे आरबीआई करता है, क्योंकि वो बीच में एक तरह से रिक्वायरमेंट जो होती है ना, जो मैंने अभी बताई कि हमारी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की भी हेल्प हमें मदद करता है। अगर बात की जाए एडवाइजरी की, किसकी, एज ए एडवाइज़र पर्सन की बात की जाए, तो वो हर तरह की पॉलिसी को बनाने में हमारी मदद करता है। क्योंकि एक फिनेंशियल कंडीशन अगर भारत की पता चल जाए कि इतना इतना हमारा कारोबार चल रहा है, इतना इतना सही चल रहा है, तो उसी की बेस पे हम अपनी पॉलिसी अच्छे से बना सकते हैं। ओके जी, चलो बैंकर्स बैंक की बात की जाए। अब देखो, मैंने आपको बताया सबसे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर कि जो ये बैंक होता है, बैंक का रिलेशन किसके साथ है, कस्टमर के साथ। बैंक का रिलेशन किसके साथ है, इंडस्ट्री के साथ। एज ए ये भी क्या है, इसका कस्टमर है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे आरबीआई नहीं, कमर्शियल बैंक का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है, इसी तरह से आरबीआई और सेंट्रल बैंक के अंदर भी एक कस्टमर की तरह रिलेशन होती है। आरबीआई का कस्टमर कौन है, सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक का कस्टमर कौन है, नॉर्मल पब्लिक। तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक इसीलिए क्योंकि जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ से फुलफिल की जाती है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई ये देखता है कि जितने भी रूल रेगुलेशन मैंने इशू किए थे, जितने भी रूल रेगुलेशन मैंने अप्लाई किए थे, क्या वो एज एग्जैक्ट फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो उस बैंक को पनिशमेंट दी जाएगी। अगर हो रहे हैं तो क्या होगा, उसकी स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। चलो जी, नेक्स्ट क्या है, कस्टोडियन ऑफ द सीआरआर। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने, ये है इंडिया, ये है यूएसए। ठीक है, इंडिया ने क्या किया, यूएसए से सामान मंगवाया है। मीन्स कि इंडिया क्या है, अब यहाँ पर बायर है और यूएसए क्या है, यहाँ पर सेलर है। अब इंडिया ने यहाँ से मंगवाया है, दैट मीन्स क्या हो रही है, यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है। क्या ऐसे ही सामान आ जाएगा, इसके बदले में हमें क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? अच्छा जी, चलो मैं ये कह रही हूँ कि नेक्स्ट टर्म में इंडिया क्या है, सेलर है और यूएसए क्या है, बायर है। तो दैट मीन्स अब क्या करेगी, इंडिया अब सामान को भेजेगी। जब इंडिया सामान को भेजेगी तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट कर बोलते हैं। और उसके बदले में यूएसए क्या करेगा, हमें पेमेंट करेगा। अब इन सभी, चाहे पेमेंट रिसीव हो रही है या फिर पेमेंट हमारी क्या हो रही है, पेमेंट डन हो रही है, दोनों के केस में हमें यूएसए की करेंसी की रिक्वायरमेंट है। अगर पेमेंट हो रही है तो एग्जैक्ट यूएसए की करेंसी की रिक्वायरमेंट है, रिसीव हो रही है तो क्या होगा, यूएसए की करेंसी हमारे इंडिया के अंदर आ रही है। तो कहने का मतलब कस्टोडियन ऑफ द सीआरआर का मतलब क्या है कि जितने भी कैश रिजर्व होते हैं एक तरह से कस्टडी में रखा जाता है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर अमाउंट हर एक कंट्री अपने पास रखती है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने पता है कौन सा समझा दिया, कस्टडी ऑफ, एक सेकेंड, कस्टोडियन ऑफ एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने का भी काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। दूसरी बात, इन केस मान लो ये है गवर्नमेंट या फिर मान लीजिए कमर्शियल बैंक, ठीक है, इनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ी है, तो ये क्या करेगा, आरबीआई के पास ये राइट होता है कि वो एक पर्टिकुलर सीआरआर मेंटेन करके रखे, कैपिटल कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखे, कि इन केस इमरजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, इमरजेंसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, आरबीआई इनकी क्या कर सके, हेल्प कर सके। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, कस्टोडियन ऑफ द सीआरआर, सीआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है कि कस्टडी में रखना, एक पर्टिकुलर अमाउंट एज एक रिजर्व में रखना, इन केस इमरजेंसी हम उसको क्या कर सके, यूज कर सके। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, मैंने यहाँ पे आपका दादाजी लिया, पापा जी लिए, भाई लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो
एक भाई को ये जो है ना मिस्टर एक्स, इसको क्या हुआ, इसको पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। अब इसको पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, पहले तो अपनी क्या करेगा, अपनी पॉकेट मनी देखेगा, है ना, खुद की पॉकेट मनी देखेगा। मैं कह रही हूँ कि इसको 200 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, इसने देखा कि अपनी पॉकेट मनी में केवल 40 रुपीज़ है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इस पैसे 200 रुपये की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए अपनी मम्मी के पास जाएगा। मम्मी ने कहा कि बेटा जी लो 40 रुपये ही हैं अभी फ़िलहाल मेरे पास, तो कितने हो गए, 80 हो गए, बट आपको चाहिए कितने, 200। तो यहाँ पर बैलेंस कितना बच गया, 120 का। तो एट द एंड में आप किसके पास जाओगे, पापा जी के पास, और पापा जी क्या हैं, कमर्शियल बैंक है ना। तो इसी तरह से फाइनल रिक्वायरमेंट किससे पूरी होगी, पापा जी से। इसी तरह से जब हमारे पास कमर्शियल बैंक को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, पहले तो अपने रिजर्व को देखता है, अपने रिजर्व को कहीं और स्टोर करके रखा हुआ है तो उसको देखेगा। फिर भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट नहीं हो रही है आपकी नीड, दैट मीन्स आपको 200 करोड़ रुपए चाहिए थे, आपके पास केवल 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, तो आप किसके पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक वाले आरबीआई के पास जाएंगे। दैट्स अ रीज़न कि आरबीआई क्या है, लास्ट रिसोर्ट है फिनेंस को अरेंज करने का। इज इट क्लियर? बस जल्दी जल्दी हाँ करते जाइए, क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो चैप्टर आसान लगेगा, अदरवाइज आपको ये लगेगा कि हाँ बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, क्लियरिंग हाउसिंग। क्लियरिंग हाउसिंग का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड पेन को चेंज कर लेते हैं हम। क्लियरिंग हाउसिंग का मतलब क्या है, देखो झगड़े हर जगह होते हैं, ठीक है। क्लास में भी अगर मैं जब देखूं तो बच्चे एक दूसरे के साथ शीट के ऊपर लड़ दें कि मैम ये मेरी सीट थी, मैम ये मेरी सीट थी। बड़े बच्चे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, उसका रिजोल्यूशन किसके पास होता है, पहले टीचर्स के पास होता है। अगर वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं कहाँ जाऊँगी, एचओडी के पास या फिर प्रिंसिपल के साथ। समझ पा रहे हैं? तो हर एक तरह से बैंकों में भी प्रॉब्लम्स होती है, बैंकों में भी डिस्प्यूट्स होते हैं। उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने का जो फाइनल पॉइंट क्या है, आरबीआई है। दैट्स रीजन कि इसे क्लियरिंग हाउसिंग कहते हैं। समझ में आ गया? ये थे आपके फंक्शंस जो हमने किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन। इज इट क्लियर? कमर्शियल बैंक आ गया समझ में, आरबीआई आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये आपको याद करना है। क्या है ये? आरबीआई का जो एक्ट पास हुआ था ना, वो 1934 में हुआ था, और एप्लीकेशन जब हुई थी, दैट मीन्स अप्लाई काम करना कब शुरू हो गया था, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर कि मनी क्रिएशन कैसे होती है।